क्या दुनिया के सबसे ताकतवर एआई सिस्टम को चुपचाप प्रभावित किया जा रहा है? क्या संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचने से पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने विरोधियों को खुली चेतावनी दे दी है? और क्या मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा नया सैन्य गठबंधन तैयार हो रहा है जो आने वाले वर्षों में पूरे मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन बदल सकता है? इन तीनों घटनाओं का आपस में सीधा संबंध भले ही ना दिखाई दे, लेकिन इनके केंद्र में है एक ही सवाल: दुनिया की अगली जंग आखिर लड़ी कहाँ जाएगी? हथियारों से, राजनीति से, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना के जरिए? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वे खुलासे जिसने एआई निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वह बयान जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले वैश्विक राजनीति में नया तूफान ला दिया है, और वे रक्षा रणनीति जिसने मुस्लिम नेटो जैसी चर्चाओं को फिर से जिंदा कर दिया है। आखिर इन तीन घटनाओं के पीछे क्या बड़ी तस्वीर छिपी है और दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है? आइए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट। अमेरिकी खोजी मीडिया आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज की एक जांच में दावा ये किया गया है कि इजराइल सरकार करोड़ों डॉलर खर्च करके ऐसी वेबसाइटों का एक नेटवर्क चला रही है जिनका उद्देश्य एआई चैटबॉट्स और भविष्य में ट्रेन करने वाली बड़े भाषा मॉडल यानी एलएलएम के जवाबों को प्रभावित करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अभियान की निगरानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व चुनाव अभियान प्रबंधक ब्रांड पार्स्केल की डिजिटल कंपनी क्लॉक टावर एक्स कर रही है। जांच में यह दावा किया गया है कि इस कंपनी के पास इजराइल सरकार के साथ 4 करोड़ 65 लाख डॉलर का अनुबंध है और अक्टूबर 2025 से अब तक सैकड़ों लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि इन वेबसाइटों का मकसद इजराइल के पक्ष में नैरेटिव तैयार करना है और गजा युद्ध से जुड़े उन आरोपों को चुनौती देना है जिनमें इजराइल पर नागरिकों की हत्या, युद्ध अपराध और नरसंहार जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इन वेबसाइटों पर प्रकाशित सामग्री में यह दावा किया गया है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है, फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा की कोशिश करता है और मानवीय सहायता पहुंचाने में सहयोग करता है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी पत्रकारों के बारे में ऐसे लेख भी प्रकाशित किए गए हैं जिनमें उन्हें सशस्त्र संगठनों से जुड़ा बताने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में मारी गई फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की मौत को लेकर भी संदेह पैदा करने वाले लेख प्रकाशित किए गए और गजा में नरसंहार के आरोपों को खारिज करने वाली सामग्री भी इसी नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित की गई। ड्रॉप साइट का दावा है कि ब्रांड पार्स्केल ने अपने शुरुआती समझौते में साफ तौर पर यह लिखा था कि वेबसाइटों और कंटेंट का उपयोग इस तरह किया जाएगा जिससे जीपीटी आधारित बातचीत में मनचाहा फ्रेम तैयार किया जा सके। यानी लक्ष्य केवल आम पाठकों तक पहुंचना नहीं बल्कि एआई सिस्टम तक विशेष प्रकार की जानकारी पहुंचाना भी था। जांच के अनुसार क्लॉक टावर एक्स ने लगभग 10 अलग अलग वेबसाइटें बनाई हैं। इनमें पैक्स पॉइंट नाम की वेबसाइट इजराइल को शांति समर्थक देश के रूप में पेश करती है। एलाइविया अमेरिका और इजराइल के सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने वाली सामग्री प्रकाशित करती है, जबकि फैक्ट सिग्नल खुद को फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म बताती है, लेकिन इसकी सामग्री में फिलिस्तीनी पत्रकारों के खिलाफ दावे और गजा में नरसंहार के आरोपों को खारिज करने वाली बातें शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि इन वेबसाइटों पर हर महीने केवल कुछ 100 वास्तविक लोग ही आते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इनका मुख्य उद्देश्य आम पाठक नहीं है बल्कि सर्च इंजन, वेब ब्लॉगर और एआई चैटबॉट्स हो सकते हैं। जांच के दौरान ड्रॉप साइट ने अलग अलग एआई सिस्टम से सवाल पूछे। एक एग्जाम्पल में परप्लेक्सिटी से पूछा गया है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच अधिक सैन्य सहयोग लाभदायक होगा। रिपोर्ट के अनुसार परप्लेक्सिटी ने सकारात्मक जवाब दिया और अपने प्रमुख सोर्स के रूप में एलाइविया वेबसाइट का हवाला दिया। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ने भी इसी नेटवर्क की कुछ वेबसाइटों का उपयोग किया है। एक अन्य परीक्षण में जेमिनी, कोपायलट और परप्लेक्सिटी ने अमेरिका और इजराइल के तकनीकी सहयोग से जुड़े सवालों के जवाब देते समय क्लॉक टावर नेटवर्क की वेबसाइटों का उल्लेख किया है, लेकिन हर बार ये नहीं बताया गया कि वेबसाइटें इजराइल सरकार की ओर से तैयार कराई गई हैं। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार क्लाउड चैट जीटीपी और जेमिनी से जब पैक्स पॉइंट जैसी वेबसाइट के बारे में सीधे पूछा गया तो उन्होंने संकेत दिया कि इन वेबसाइटों का संबंध इजराइल सरकार से है। जांच में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी कानून के तहत इन वेबसाइटों पर फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के तहत ये उल्लेख करना आवश्यक है। क्लॉक टावर एक्स इजराइल सरकार की ओर से काम कर रही है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कुछ AI सिस्टम अपने जवाबों में ये संबंध हमेशा स्पष्ट नहीं कर पाए।
जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कॉमन क्रॉल नाम के विशाल सार्वजनिक डेटा आर्काइव से जुड़ा है, जिसका उपयोग कई एआई मॉडल परीक्षण के लिए संभावित सोर्स के रूप में करते हैं। ड्रॉप साइट ने दावा ये किया है कि जनवरी से जून के बीच क्लॉक टावर नेटवर्क की वेबसाइटों को कॉमन क्रॉल ने कुल 1912 बार क्रॉल किया। जनवरी में केवल 2 बार क्रॉल होने वाली ये वेबसाइटें मई तक 376 बार क्रॉल की गई। शोधकर्ताओं ने नमूना लेकर इन रिकॉर्ड्स की मैनुअल जांच भी की और अपने निष्कर्ष में त्रुटि नहीं मिलने का दावा किया। हालांकि रिपोर्ट ये भी स्वीकार करती है कि केवल कॉमन क्रॉल में किसी वेबसाइट का शामिल होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि हर एआई कंपनी ने इस सामग्री को अपने मॉडल के परीक्षण में उपयोग किया है। अलग अलग कंपनियां अपनी डेटा चयन प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच और फिल्टरिंग के आधार पर अलग अलग सामग्री चुनती हैं। इसके बावजूद रिपोर्ट में एक संयुक्त अध्ययन का उल्लेख किया गया है जिसमें एंथ्रोपिक, यूकेआई, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया यह है कि केवल लगभग 250 दुर्भाग्यपूर्ण दस्तावेज भी किसी बड़े भाषा मॉडल को प्रभावित करने या उसमें बैकडोर जैसी समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। अध्ययन के अनुसार बहुत कम संख्या में दस्तावेज भी बड़े एआई मॉडल को प्रभावित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में जांच में दावा ये किया गया है कि परीक्षण के दौरान जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में क्लॉक टावर नेटवर्क की सामग्री के संकेत मिले हैं, जबकि परप्लेक्सिटी में भी उन वेबसाइटों की उपस्थिति दिखाई दी है। वहीं जांचकर्ताओं को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि चैटजीपीटी या क्लाउड ने अपने मूल परीक्षण में इस सामग्री का इस्तेमाल किया हो। हालांकि इंटरनेट सर्च के दौरान दोनों सिस्टम इन वेबसाइटों को खोजकर उनका उल्लेख कर सकते थे। रिपोर्ट में डिसइंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग संगठन चेक फर्स्ट के मुताबिक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हार्वे लोटक्यू का बयान शामिल है। उन्होंने कहा कि यह पहचानना संभव है कि किसी मॉडल ने इन वेबसाइटों को देखा है या नहीं, लेकिन यह मापना अभी भी कठिन है कि इनका वास्तविक प्रभाव किस विशेष उत्तर पर कितना पड़ा है। जानकारों का यह भी कहना है कि क्लॉक टावर एक्स अपने लेखों को उस तरह तैयार करता है कि एआई सिस्टम उन्हें आसानी से पढ़ और समझ सके। लेखों में स्पष्ट सारांश, बुलेट पॉइंट और अनेक संदर्भ लिंक दिए जाते हैं, जिससे उनके एआई द्वारा चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। न्यूज़ गॉड के विश्लेषक एलिन ली के अनुसार इस प्रकार की सामग्री एआई के लिए पहचानना अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह झूठे दावे नहीं बल्कि चयनित तथ्य, विवादित दावे और राय को मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल सरकार के साथ क्लॉक टावर एक्स का अनुबंध समय के साथ बढ़ता गया और इसकी मासिक राशि लगभग $15 लाख से बढ़कर $45 लाख तक पहुंच गई। जांच में यह भी दावा किया गया है कि अभियान केवल वेबसाइटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, रूढ़िवादी मीडिया, लक्षित विज्ञापनों और बड़े पैमाने पर भेजे जाने वाले संदेशों जैसे कई माध्यमों का उपयोग करके अमेरिका में इजराइल के पक्ष में जनमत तैयार करने की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वे इस साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जरूर जाएंगे, जबकि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने पहले ही बोल दिया है कि अगर नेतन्याहू शहर आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू किया जाना चाहिए। ये बयान उस समय आया है जब नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान एंकर ने नेतन्याहू से कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने सुझाव दिया है कि यदि वे न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि सबसे पहले तो वे न्यूयॉर्क जा रहे हैं और निश्चित रूप से जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे वहां जाकर इस चुने हुए जनप्रतिनिधि के सामने सच बोलेंगे, जिसे उन्होंने नफरत फैलाने वाला अधिकारी बताया है। नेतन्याहू ने ममदानी पर आरोप यह लगाया है कि वह न्यूयॉर्क के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है और विशेष रूप से यहूदी समुदाय को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममदानी एक समूह को दूसरे समूह के खिलाफ भड़का रहे हैं और न्यूयॉर्क के यहूदियों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में 1930 के दशक का भी उल्लेख किया है और कहा है कि क्या हम फिर उसी दौर में पहुंच रहे हैं जब नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि आज भी बहुत अधिक नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू के आलोचकों का लंबे समय से कहना है कि इजराइल सरकार या नेतन्याहू की आलोचना को यहूदी विरोध यानी एंटीसेमिटिज्म के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। पिछले वर्ष चुनाव प्रचार के दौरान जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क यहूदी समुदाय के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया था।
पिछले सप्ताह ममदानी ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया था और अमेरिकी सरकार से मांग की थी कि यदि वे अमेरिका आते हैं तो आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट को लागू किया जाए। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका यात्रा के दौरान नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वर्ष 2024 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गजा युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हालांकि इजराइल इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक पर भी नेतन्याहू ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी अब तक की सबसे अच्छी बैठकों में से एक थी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हमेशा अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आज भी दोनों देशों के बीच ग्रेनाइट की दीवार जैसी मजबूत साझेदारी देखने को मिली है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका और इजराइल की साझा प्रतिबद्धता है कि तेहरान की सरकार परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने ईरान को कट्टरपंथी शासन बताते हुए कहा कि दोनों देश इस मुद्दे पर पूरी तरह एकमत हैं। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब गजा युद्ध, आईसीसी गिरफ्तारी वारंट और अमेरिका इजराइल संबंध एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। और सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नेतन्याहू की संभावित यात्रा पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी रहेंगी। वहीं पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कई खाड़ी देशों के बीच तेजी से बढ़ते रक्षा सहयोग ने इस सवाल को अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक बहस का विषय बना दिया है। हालांकि इस विषय पर लिखे गए एक विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार अभी किसी औपचारिक मुस्लिम नाटो का गठन नहीं हुआ है, लेकिन मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में एक नया सुरक्षा ढांचा धीरे धीरे विकसित होता दिखाई दे रहा है। लेख के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव 17 सितंबर 2025 को हुआ, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में पहली बार यह सिद्धांत शामिल किया गया कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेखक का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों से सैन्य सहयोग मौजूद था, लेकिन यह समझौता उस पुराने सहयोग को एक और औपचारिक सामरिक प्रतिबद्धता में बदलने वाला कदम साबित हुआ। लेख के अनुसार 2025 से पहले भी लगभग 1500 से 2000 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी सऊदी अरब में प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संचालन संबंधी भूमिकाओं में तैनात थे। लेकिन अप्रैल 2026 में पाकिस्तानी सैनिकों और सैन्य संसाधनों की नई तैनाती के बाद यह सहयोग और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आया। इसके बाद कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई। रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत ने पाकिस्तानी सैनिकों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम जैसी क्षमताओं पर चर्चा की। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि युद्धक तैनाती पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लेखक का कहना है कि प्रशिक्षण, सहयोग और वास्तविक सैन्य तैनाती के बीच बड़ा अंतर होता है और यही बदलाव इस पूरे घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बना रहा है। जानकारी में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच संभावित द्विपक्षीय रक्षा समझौते को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री ने अपने जनवरी 2026 में पुष्टि की थी कि लगभग 10 महीने की बातचीत के बाद एक मसौदा तैयार किया गया है। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि अभी तक किसी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए व्यापक मंच की आवश्यकता है। लेख के अनुसार यदि भविष्य में यह समझौता अस्तित्व में आता है तो दोनों देशों की क्षमताएं एक दूसरे की पूरक होंगी। सऊदी अरब आर्थिक संसाधन और ऊर्जा प्रभाव देगा, तुर्की आधुनिक रक्षा उद्योग और ड्रोन तकनीक प्रदान करेगा, जबकि पाकिस्तान अपनी अनुभवी सेना, रक्षा उत्पादन क्षमता और मुस्लिम दुनिया की घोषित परमाणु शक्ति होने के कारण इस संगठन का गठबंधन का अहम स्तंभ बन सकता है। लेख में मिस्र की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। लेख के अनुसार पाकिस्तान और मिस्र के बीच अभी कोई औपचारिक पारस्परिक रक्षा संधि नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब तथा तुर्की के साथ एक परामर्श तंत्र में शामिल हुआ है। हालांकि इसे सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि कूटनीतिक सहयोग का मंच बताया गया है। लेखक का मानना है कि गजा, लीबिया, सूडान, लाल सागर और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को देखते हुए मिस्र बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा है। लेख इस बात पर भी जोर दे रहा है कि मुस्लिम दुनिया में पहले से इस्लामिक मिलिट्री काउंटर
टेररिज्म कोएलिशन नाम का एक बहुराष्ट्रीय संगठन मौजूद है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जिसके कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ हैं। लेकिन लेखक के अनुसार ये गठबंधन नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो किसी सदस्य पर हमले की स्थिति में सभी देशों को स्वतः सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य करे। इसके पास ना तो संयुक्त सैन्य कमान है और ना ही नाटो जैसी सामूहिक रक्षा व्यवस्था। लेखक का आकलन है कि भविष्य में किसी एक विशाल मुस्लिम नाटो की बजाय कई स्तरों वाला सुरक्षा नेटवर्क विकसित हो सकता है। इसके केंद्र में पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता होगा, जबकि तुर्की, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, कतर और संभवतः मिस्र अलग अलग स्तरों पर इससे जुड़ सकते हैं। लेखक का कहना है कि मध्य पूर्व के सभी देशों के सामने समान खतरे नहीं हैं। कुछ देश ईरान को प्राथमिक चुनौती मानते हैं, कुछ इजराइल की भूमिका को लेकर चिंतित हैं। तुर्की की प्राथमिकताएं सीरिया और पूर्वी भूमध्य सागर हैं, जबकि पाकिस्तान का मुख्य सुरक्षा फोकस भारत और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी देशों के लिए एक समान सामूहिक रक्षा समझौता तैयार करना बेहद कठिन होगा। लेख में पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का भी उल्लेख किया गया है। लेखक का कहना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उसकी सामरिक अहमियत बढ़ाते हैं, लेकिन इस बात का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि पाकिस्तान ने खाड़ी देशों को औपचारिक परमाणु सुरक्षा छाता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सऊदी अधिकारियों के कुछ बयानों और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की टिप्पणियों के बावजूद आधिकारिक दस्तावेजों में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दिखाई गई है। लेखक चेतावनी दे रहा है कि परमाणु नीति से जुड़े मामलों में अस्पष्टता भविष्य में गंभीर रणनीतिक गलतफहमियां पैदा कर सकती है। लेख के अंतिम हिस्से में पाकिस्तान के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। लेखक का मानना है कि रक्षा निर्यात बढ़ाने, ऊर्जा सहयोग मजबूत करने और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है।